नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 13 अगस्त 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय होगा जनसंख्या नियंत्रण से दूर नीति। देश की आज़ादी के बाद जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए प्रमुख रूप से सरकारी नीतियों को एक तरह से आधारित किया गया। वर्तमान स्थितियों में माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की जगह पर प्रमुख रूप से जो गुणवत्ता एक तरह से जनसंख्या में है, वहां पर हमें प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो किस रूप में यह कार्य होना है, उसी के संदर्भ में अलग अलग तथ्यों की यहाँ पर चर्चा की गई है। अगला प्रमुख आलेख भगदड़ के संदर्भ में है। भारत में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बड़े जितने भी जनसंख्या के एकत्र होने के अलग अलग स्थल हैं, प्रमुख रूप से अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, अगर जो भी एक तरह से सुरक्षा उपाय है उनको उपयोग न किया जाए। इस आलेख के माध्यम से हम प्रमुख रूप से यही चर्चा करेंगे कि अगर हम भगदड़ की स्थिति को रोकना चाहते हैं, इससे जनहानि की जो स्थिति बनती है उसको रोकना चाहते हैं, तो किस रूप में हमें उपाय करने होंगे। तीसरा आलेख आतंकवाद के विरुद्ध भारत के जो प्रयास हैं वो जारी रखने की स्थिति को दिखाता है, क्योंकि भारत के द्वारा एक व्यक्ति को आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कराने के लिए जो प्रयास था उसको चीन ने अभी बाधा पहुंचाया है। तो उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत को ये प्रयास जारी रखने हैं। अगला आलेख हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में है और प्रमुख रूप से एक प्रसिद्ध मूवी जय भीम, उसके संदर्भ में एक तरह से आरोप लगाए गए कि उसमें विशेष जाति को एक तरह से गलत तरीके से दिखाया गया, और इसके आधार पर हम देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक तरह से कहीं ना कहीं चुनौती दी गई थी। उसी संदर्भ में हम आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। अगले दो अगर हम आलेखों की बात करें तो देश में एक ऐसा वर्ग है जो प्रमुख रूप से वंचित वर्ग की श्रेणी में डाला जा सकता है। जैसे अगर हम सीवर की सफाई करने वाले कर्मियों की बात करें तो उनके लाभ के लिए सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है। इसी के साथ साथ भिखारियों की जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए, उनके पुनर्वास की स्थितियों को लाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना यहाँ पर आगे बढ़ाई गई है। इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अंत में हमारी इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के पहले आलेख को हम देखते हैं, मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। तो यहाँ पर आलेख में ये कहा जा रहा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरह से नीतियाँ बना रही थी, वहाँ से अब सरकार को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आंकड़े इस तरह से दिख रहे हैं कि भारत में जनसंख्या को लेकर एक स्थिरता की जो स्थिति है वो धीरे धीरे आ सकती है। और जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार के काम हो रहे थे उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी हैं। तो अब हमारी जो जनसंख्या की स्थिति एक बढ़ी हुई है और माना जा रहा है कि अगले वर्ष जैसे आंकड़े एक तरह से निकल के आ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा, चीन को पीछे छोड़ते हुए, और हमारी आबादी लगभग 140 करोड़। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हमें अपनी जनसंख्या के लिए गुणवत्तापूर्ण जो स्थितियां हैं वो सुधारनी पड़ेंगी, और इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में सरकारी नीतियों के साथ में संदर्भित है। अगर हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आंकड़े की बात करें जिसमें विश्व जनसंख्या संभावनाएं यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, तो इसके संदर्भ में 2022 के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 2023 में 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। और हम ध्यान रखें कि देश की आबादी के संदर्भ में एक और आंकड़ा ये है कि 2030 तक हमारी आबादी 150 करोड़ और 2050 तक लगभग 166 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो हमारी जनसंख्या में एक तरह से जो वृद्धि की स्थिति है उसमें गिरावट अवश्य आ रही है, लेकिन जनसंख्या का बढ़ने का एक जो क्रम है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आगे बढ़ेगा। आप ध्यान रखें, जब हम जनसांख्यिकी संक्रमण की बात करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये अलग अलग देशों में जनसंख्या का किस तरह से एक वृद्धि होती है उसका एक स्तर होता है। जब हम जनसांख्यिकी संक्रमण की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल अगर हम देखें तो यह ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो अलग अलग देशों की जो जनसंख्या का स्तर होता है वो अलग अलग एक चरण में रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पर पहले चरण की बात करें तो यहाँ पर हाई स्टेशनरी यानी जनसंख्या एक तरह से उच्च स्तर पर रहती है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं स्थिर या ठहराव जैसी स्थिति रहती है, क्योंकि जब हम पहले चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर नहीं होती हैं। तो इस कारण से जो भी एक तरह से जन्म दर है वो तो उच्च होती है, लेकिन मृत्यु दर भी काफ़ी उच्च होती है। तो इस कारण से अगर हम देखें तो जनसंख्या बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती है, सामान्य तौर पर एक जनसंख्या की वृद्धि रहती है।
लेकिन जब हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो जनसंख्या का जो एक तरह से विस्तार है वो काफ़ी तेज हो जाता है। इसका बड़ा कारण ये है कि स्वास्थ्य सुविधाएं एक तरह से बेहतर हो जाती हैं और इस रूप में अगर हम देखें तो जो हमारी मृत्यु दर है उसमें एक गिरावट आती है। अगर आप ग्रीन लाइन की बात करें तो ये डेथ रेट यानी एक तरह से मृत्यु दर की जो स्थिति है उसको दर्शाता है। और जब हम बात करते हैं पर्पल लाइन की तो ये बर्थ रेट यानी एक तरह से जन्म दर की जो स्थिति है उसको प्रमुख रूप से दर्शाता है। पहले चरण में आप देखें हम चाहे जन्म दर की बात करें या मृत्यु दर की बात करें, एक तरह से दोनों ही उच्च थे। तो इस रूप में जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन कह सकते हैं बहुत तेजी से नहीं, एक स्थिर रूप में। लेकिन दूसरे चरण में क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो गई तो आप देखें जो मृत्यु दर है वो तेजी से नीचे आ गई, लेकिन अभी भी जन्म दर आपकी उच्च बनी हुई है। और ये जो बड़ा अंतर होता है ये एक तरह से क्या है, जनसंख्या के विकास को या जनसंख्या के बढ़ने के स्तर को दिखाता है। अगर हम तीसरे चरण की बात करें जहां पर भारत वर्तमान में माना जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में आप देखें प्रमुख रूप से जो एक तरह से जन्म दर है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है और भारत में ये स्थिति बनी है। और जो मृत्यु दर है उसमें भी एक गिरावट का स्तर आ जाता है और स्वास्थ्य की सुविधाओं का एक उच्च स्तर हम लगातार प्राप्त करते रहते हैं और लगभग स्थायी रूप में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। और जिस तरह से जन्म दर नीचे गिरती जा रही है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाने से आप देखें जो जनसंख्या की वृद्धि है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि ये जन्म दर है और ये मृत्यु दर है, अंतर आप देखें धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जनसंख्या की वृद्धि कहीं ना कहीं एक नियंत्रण में आती है। और अंतिम रूप में आप देखें जब चौथे चरण की बात करते हैं तो चौथे चरण की स्थितियों में आप देखें पहला चरण लगभग मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर आप देखें तो चाहे हम मृत्यु दर की बात करें या जन्म दर की बात करें उनमें काफी हद तक नियंत्रण एक तरह से आ जाता है। अगर हम चौथे चरण की बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि काफी कम रहती है और स्थायी रूप में कम जनसंख्या वृद्धि एक तरह से बनी रहती है। जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण में होने के कारण हम जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको एक तरह से देखेंगे, लेकिन इसमें काफी हद तक एक तरह से गिरावट आ जाएगी अगर हम दूसरे चरण की तुलना में एक तरह से बात करें। अगर हम देश की आजादी के बाद की स्थितियों में देखें तो 1960 के दशक में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2% से अधिक थी और यही कारण था कि अगर हम 1970-1980 के दशक में देखें तो जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थितियां आगे बढ़ रही थी। वर्तमान में आंकड़ा यह है कि 2025 तक माना जा रहा है कि भारत की जो एक तरह से जनसंख्या वृद्धि दर है वो गिरकर 1% तक आ सकती है। इसीलिए आप ध्यान रखें देश की जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने में अभी भी एक लंबा समय है। अगर हम विश्व जनसंख्या की संभावना के जो आंकड़े हैं 2022 के देखें तो उसमें कहा गया है कि भारत 2064 तक अपनी जनसंख्या में एक तरह से जो स्थिरता है उसको प्राप्त करेगा और उस समय भारत में जनसंख्या 170 करोड़ पहुंच जाएगी। अगर हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के एक आंकड़े को देखें, इस सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि पिछले वर्ष यानी 2000 अगर हम बात करते हैं 21 की, तो भारत ने जनसांख्यिकी लक्ष्य के रूप में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। यानी अगर हम बात करते हैं कुल प्रजनन दर की यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये एक तरह से प्रतिस्थापन के स्तर से भी नीचे आ गई है। अगर हम प्रतिस्थापन के स्तर की बात करें तो ये 2.1 बच्चे होता है, लेकिन ये नीचे आकर आ गई है कहां तक, 2 तक। जब हम कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी महिला के द्वारा जब उसके द्वारा गर्भ की स्थिति एक तरह से हो सकती है तो औसत कितने बच्चे उसके द्वारा अपने जीवन काल में एक तरह से गर्भावस्था में आ रहे हैं। तो ये स्थिति 2.1 बच्चों की एक स्थिरता की मानी जाती है, इसको हम प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। जब हम प्रतिस्थापन स्तर की बात करते हैं तो वर्तमान जो जनसंख्या है उसकी जगह पर नई जनसंख्या पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो जाए, तो इसके लिए जो कुल प्रजनन दर है वो 2.1 बच्चे होना चाहिए। और अगर हम भारत में कुल प्रजनन दर की बात करें तो ये आदर्श स्तर से नीचे जाकर 2 तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं जनसांख्यिकी जो लक्ष्य है वो काफी हद तक हमने प्राप्त करने में एक सफलता प्राप्त करी है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम प्रजनन क्षमता की बात कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन स्तर तक हम पहुंचने में सफल हुए हैं, लेकिन जनसंख्या की एक तरह से जो गति है वो एक तरह से आने वाले 3 से 4 दशक तक बढ़ती रहेगी, यानी जनसंख्या में वृद्धि रहेगी। आप देखें अभी हमने यही आंकड़ा देखा कि 2023 में जो 140 करोड़ है वो 2064 में बढ़कर 170 करोड़ व्यक्ति हो जाएगा। कारण प्रमुख रूप से क्या है, क्योंकि कुल प्रजनन दर अभी भी आप देखें 2 के स्तर पर है, तो इसीलिए ये जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी। साथ साथ अगर हम आजादी के बाद की स्थितियों में देखें तो 1950 के दशक में भारत में जो कुल प्रजनन दर थी वो 6 थी, तो वर्तमान का आंकड़ा अगर 2 आया है तो हमने आजादी के बाद और 2021 तक के आंकड़े देखें तो हमने बड़े पैमाने पर सुधार किया है। और कई राज्यों में अगर हम देखें तो एक तरह से जनसंख्या नियंत्रण की स्थितियां बढ़ी हैं। कुछ राज्य अगर हम छोड़ दें तो लगभग भारत में जो सभी राज्य हैं वो प्रजनन दर में अगर हम प्रतिस्थापन स्तर की बात करें यानी 2 एक तरह से वो स्तर वो प्राप्त कर चुके हैं।
यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और मेघालय, ये राज्य एक तरह से देखें तो अभी भी जब हम कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो वहां पर 2 के आंकड़े से ऊपर हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन स्तर की स्थितियां नहीं आई हैं। भारत में अगर देखें तो अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या की एक तरह से जो प्रजनन दर है वो काफी ज्यादा है। उसके कारण क्या है? प्रमुख कारण में अगर हम देखें तो उच्च निरक्षरता का जो स्तर है, यानी अगर साक्षरता के स्तर बेहतर नहीं होते हैं तो छोटे परिवार का जो महत्व है वो आसानी से किसी भी परिवार के द्वारा समझा जाए और उसको अपनाया जाए, उसमें समस्याएं हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बाल विवाह की स्थिति देखें, यानी बच्चियों को बहुत कम उम्र में एक तरह से गर्भावस्था की स्थितियों में डाला जाता है, इसे भी एक बड़ा कारण इन राज्यों में माना जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम 5 साल से कम उम्र के लोगों की मृत्यु दर की बात करें तो इन राज्यों में इसका स्तर भी काफी उच्च है। तो इस रूप में भी अगर आप देखें तो जब बच्चों की मृत्यु ज्यादा हो रही है तो एक तरह से बच्चे प्राप्त करने के लिए जो गर्भावस्था की स्थितियां हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं बढ़ती हैं। महिलाओं की कम कार्यबल भागीदारी, ये एक बड़ी समस्या है कि इन राज्यों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कार्यबल में काफी कम है। जब भी महिलाएं आर्थिक रूप में सक्षम नहीं होती हैं, किसी भी तरह से जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं वो आसानी से वहां पर सफल हो पाए, इसमें काफी एक तरह से समस्याएं रहती हैं। तो महिलाओं की आर्थिक रूप में जो सबलता है वो कम है, कारण कार्यबल में उनकी भागीदारी इन राज्यों में काफी कम है। इसी के साथ साथ देखें अन्य राज्यों की तुलना में इन सभी राज्यों में जितने भी गर्भ निरोधक उपाय हैं जो सरकार के द्वारा आगे बढ़ाए गए हैं उनको एक तरह से अपनाने की स्थिति काफी निम्न स्तर पर है। इसीलिए इन राज्यों में अगर हम देखें तो कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका जो एक तरह से स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर से काफी ज्यादा है। देश की जनसंख्या के संदर्भ में हमेशा एक तथ्य आप सुनते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा हमेशा इसके बारे में बात की जाती है, और यह है जनसांख्यिकी लाभांश। यानी देश की आबादी में एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जो आर्थिक रूप में बहुत उपयोगी है। यानी हमारी जो आबादी है वो विश्व में सबसे युवा आबादी है, और इस रूप में अगर हम देखें तो जब हमारी जनसंख्या में युवा आबादी ज़्यादा है तो हम उस तरह से मानव पूंजी में संपन्न हैं, और मानव पूंजी अगर आपके पास अधिक रूप में है तो आप आर्थिक विकास की स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं और जीवन स्तर में सुधार एक तरह से ला सकते हैं। भारत की कुल आबादी में जो कामकाजी उम्र वाली व्यक्तियों की संख्या है वो 50 से बढ़कर 65 हुई है। यही कारण है डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता अनुपात का मतलब यह है कि प्रति कामकाजी उम्र की आबादी में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या। तो एक तरह से जो कामकाजी उम्र के व्यक्ति हैं उन पर कितने बच्चे और बुजुर्गों का एक तरह से भार है, तो यह अनुपात काफी तेजी से गिरा है, कारण जो एक तरह से कार्यशील जनसंख्या है वो बढ़ी है, 50 से बढ़कर कितनी हो गई है 65। तो इसीलिए निर्भरता अनुपात हमारा कम हुआ है। 2022 के ही विश्व जनसंख्या की जो संभावनाओं के आंकड़े हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर भारत के पास देखें तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कार्यबल होगा और ये अगले 25 वर्ष तक हमारे पास लाभ बना रहेगा। अगर हम वैश्विक स्तर पर यह कहते हैं कि 5 व्यक्ति कार्यबल में शामिल हैं, वर्क फोर्स में शामिल हैं, तो हर 5 में अगर हम देखें तो 1 व्यक्ति भारत का है। तो यही जनसांख्यिकी लाभांश की स्थितियां हैं, क्योंकि हमारे पास कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन तुलनात्मक रूप में अगर हम देखें, अगर हम इटली की बात करें, अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, या हम अपने एशियाई एक देश की बात करते हैं जापान की, इन देशों में युवा आबादी की जगह पर जो बुजुर्गों की आबादी है, वृद्ध व्यक्तियों की आबादी है, वो प्रतिशत में तेजी से बढ़ी है और इस कारण से कार्यशील जनसंख्या एक तरह से घट गई है। तो इसलिए आप देखें तो तुलनात्मक रूप में भारत के पास एक बड़ा जनसांख्यिकी लाभांश है और ये देश के लिए एक प्रमुख कह सकते हैं एसेट हो सकता है भविष्य के लिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मानव श्रम है उसके पास शिक्षा की स्थितियां बेहतर नहीं है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इनके पास कौशल की स्थिति बेहतर नहीं है, तो अगर ये स्थितियां नहीं है तो ये मानव श्रम गुणवत्तापूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर सकता है। भारत में अगर हम कार्यबल के संदर्भ में देखें तो ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो हमारी युवा आबादी को अर्थव्यवस्था में उपयोग के लायक नहीं बनाती है। पहली बड़ी समस्या ये है कि कार्यबल में महिलाओं की जो अनुपस्थिति है वो एक तरह से, क्योंकि भारत में जो कार्यबल है उसमें आप देखें तो 1/4 केवल महिलाएं काम करती हैं। तो ये आंकड़ा अगर हम देखें 25% हम कह रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा 25 से 20% के आसपास है। इसी के साथ साथ जो भी शैक्षिक उपलब्धियां हैं हमारे युवा की वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। यानी अगर आप कार्यबल के रूप में आधुनिक एक तरह से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास सामान्य जो बुनियादी कौशल है वो एक तरह से नहीं है। हमारे यहाँ कौशल को लेकर जो समस्या है और महिलाओं की कार्यबल में जो भागीदारी है काफी कम है। इन 2 बड़ी समस्याओं के कारण भारत में जो मानव श्रम है वो भविष्य में एक गुणवत्तापूर्ण रूप में उपयोग हो पाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं आशंकाएं रहती हैं। देश की जनसंख्या में देखें एक और बड़ी समस्या आज़ादी के बाद की स्थितियों में रही है और वर्तमान में भी देखें तो लगभग ये बनी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका समाधान नहीं हुआ है, और यह है लिंगानुपात की समस्या।
कुछ राज्यों में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ राज्य जैसे अगर हम केरल की बात करें तो वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी अनुकूल हैं। तो लिंगानुपात एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की एक तरह से संख्या है, और ये आंकड़ा अगर हम 1951 में देखें तो 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थीं। 2011 में आप देखें तो ये आंकड़ा 943 है, और 2022 में माना जा रहा है कि ये बढ़कर 950 तक आया होगा। लेकिन अभी भी आप देखें 50 का एक बड़ा गैप यहाँ पर अंतर बना हुआ है। और बड़े कारण के रूप में आप सभी जानते हैं लिंग चयन की जो स्थितियां हैं, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद दोनों स्थितियों में लिंग चयन भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। और यही कारण है कि विश्व में अगर हम लापता 3 लड़कियों में से बात करें तो एक भारत की है। यानी कुल मिलाकर 142 मिलियन जो लापता लड़कियां हैं उनमें से 46 मिलियन भारत से हैं। तो यह आंकड़ा दर्शाता है कि लिंगानुपात को लेकर भारत में जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं जनसंख्या नीति में महत्व देने की आवश्यकता है। देश की जनसंख्या में 1947 के बाद की स्थितियों में जो सरकार की तरफ से जनसंख्या की नीतियां रही हैं उससे कुछ सुधार की स्थितियां भी प्रमुख रूप से दिखी हैं। जैसे हमने एक सुधार की बात करी कि सरकार के द्वारा कुल प्रजनन दर में जो प्रतिस्थापन दर है 201 की उसको प्राप्त किया गया है। अन्य सुधार की अगर हम बात करें तो जो हम बात करते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें भी एक तरह से वृद्धि हुई है। और जब भी आप कहते हैं कि जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, इसका मतलब समग्र रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धियां बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाई हैं। 1947 में जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी और 2019 में बढ़कर ये 70 वर्ष तक पहुंच गई है। इसी के साथ साथ शिशु मृत्यु दर 1951 में 133 थी। बड़े राज्यों के लिए अगर हम बात करें अभी 2020 में घटकर ये रह गई है 27। इसी के साथ साथ 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर 250 से गिरकर 41 हो गई है। 1951 में 250, अगर हम बात करते हैं 2020 में तो ये गिरकर हो गई है 41। इसी के साथ साथ अगर हम मातृ मृत्यु अनुपात की बात करें तो 1940 के दशक में ये लगभग 2000 हुआ करता था। जब हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें 1 लाख जीवित बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उन पर जो माताओं की एक तरह से जन्म के समय मृत्यु हो रही है। तो ये अनुपात आप देखें जो 1940 के दशक में 2000 था वो 2019 में एक तरह से गिरकर रह गया है 103। तो यहाँ पर भी हमने बड़े पैमाने पर सुधार किया है। ऊपर के जिन सुधारों की हम बात कर रहे हैं वो हमारी एक तरह से सफलता जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारी सफलता को एक तरह से पूर्ण रूप से सफल होने से रोक रहे हैं। जैसे अगर हम प्रजनन आयु वर्ग में देखें तो हर दूसरी महिला एनेमिक है। तो इस रूप में एक तरह से जो समस्याएं हैं महिलाओं के साथ उसको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पोषण के रूप में जो स्थितियां हैं उनको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं। साथ साथ अगर हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो हर तीसरा बच्चा भारत में अविकसित है। यानी 3 वर्ष की उम्र में जो उसकी शारीरिक स्थिति होनी चाहिए वो एक तरह से नहीं है, यानी उसके शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। और यह भी कहीं ना कहीं पोषण के साथ में ही जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उससे संबंधित बीमारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और इसका बड़ा कारण ये है कि अर्थव्यवस्था में जिस तरह से आर्थिक विकास बढ़ा है, लोगों के आय की स्थितियां बढ़ी हैं। इसी के साथ साथ आप देखें शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ी हैं, और आय और शहरीकरण के बढ़ने से प्रमुख रूप से जो हमारी खाद्य की मांग है उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज अगर हम देखें तो जो भी पैकेज्ड खाद्य पदार्थ है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं, इसी के साथ साथ अगर हम फास्ट फूड की बात करें, रेडी टू ईट फूड की बात करें, इनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। और इस रूप में अगर हम देखें तो लाइफ स्टाइल में भोजन को लेकर हमारी जो मांग है उसमें बड़ा परिवर्तन हो गया है। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि शारीरिक श्रम की या हम बात करते हैं किसी भी तरह के व्यायाम की, वो स्थितियां धीरे धीरे घटती गई हैं। तो 1947 के अगर हम समय में देखें तो संचारी रोग प्रमुख रूप से एक तरह से प्रसारित थे। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो मलेरिया, पोलियो, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बड़े पैमाने पर एक तरह से घातक मानी गई थी। लेकिन वर्तमान स्थितियों में हम देखें तो इस पर काफी हद तक हमने एक तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब संचारी रोगों के स्थान पर गैर संचारी जो रोग हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, वो तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, तेजी से इसका फैलाव हो रहा है। और अगर हम देखें तो जितनी भी भारत में मृत्यु के कारण है उनमें 62% आपके एक तरह से गैर संचारी रोग हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मधुमेह की या उच्च रक्तचाप की बात करें तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, साथ साथ अगर हम हृदय की बीमारियों की बात करें तो ये स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। और ये हमारी लाइफ स्टाइल जो वर्तमान में जो हमारी जीवन शैली है उसके साथ एक तरह से जुड़े हुए हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में अगर हम मधुमेह, डायबिटीज की बात करें तो 8 करोड़ से अधिक लोग इससे एक तरह से पीड़ित हैं। इसी के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जितने लोगों की वायु प्रदूषण से मृत्यु हो रही है उसका 1/4 से अधिक भाग केवल भारत में है।
तो आप देखें गैर संचारी रोग के रूप में जैसे जैसे शहरीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, वायु प्रदूषण से भी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए भविष्य में अगर हम देखें तो भारत में जो स्वास्थ्य जोखिम है वो प्रमुख रूप से गैर संचारी रोगों के संदर्भ में है, वो तेजी से विस्तारित हो रहा है। इसी के साथ साथ देश की आबादी जो भी है वो धीरे धीरे एक तरह से बढ़ती हुई उम्र में जा रही है, यानी हमारी जो युवा आबादी है उसमें एक तरह से आगे चलकर जो अधिक उम्र के या जिनको हम सीनियर सिटीजन कहेंगे उनकी संख्या आबादी में बढ़ेगी। तो आने वाले जो दशक हैं वहां पर भारत को एक तरह से ये जो स्वास्थ्य जोखिम है वो देखने हैं, जहां पर गैर संचारी रोग और बुजुर्गों में जो स्वास्थ्य की स्थितियां हैं उसके संदर्भ में बड़े पैमाने पर हमें काम करना है। और इसके लिए हमारा जो एक तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य का तंत्र है वहां पर हमें वित्त पोषण बढ़ाना पड़ेगा, हमें आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य का मजबूत करना होगा। भारत में अगर हम जीडीपी का जितना स्वास्थ्य पर व्यय किया जाता है वो आंकड़ा देखें तो 1 से लेकर 1.5% के बीच में है, और ये दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे कम प्रतिशत में एक है। तो इसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में देश का जो आर्थिक विकास हुआ है और साथ साथ अगर हम देखें तो शहरीकरण की जो प्रक्रिया बढ़ी है, इन सब के अगर हम प्रकाश में देखें तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण की जो स्थितियां हैं वो अब वर्तमान में करने की उतने बड़े पैमाने पर आवश्यकता नहीं है। कुछ राज्यों में जरूर समस्याएं हैं तो वहां पर काम चल सकता है, लेकिन हमारा प्रमुख रूप से प्रयास क्या होगा कि हम जनसंख्या नियंत्रण से अपनी जो नीतियां हैं वो जीवन की गुणवत्ता वृद्धि करने में एक तरह से प्राथमिकता देने में करें। ये परिवर्तन भविष्य में करने की आवश्यकता है, कारण बुजुर्ग व्यक्ति हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा बनेंगे। 2050 तक ये हमारी आबादी का 12% भाग बना सकते हैं, और 2050 के बाद बुजुर्गों की आबादी का जो भाग भारत में होगा वो संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो इसके लिए अगर आप पहले से ही जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, सुधार करने के लिए निवेश करना शुरू कर दें, इसके लिए कार्यक्रम बना पाएं, तो शायद हम बुजुर्गों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका आसानी से निराकरण कर पाएंगे। कोशिश ये हो वृद्धों के लिए मजबूत सामाजिक, वित्तीय और स्वास्थ्य देखभाल की जो प्रणाली है वो विकसित की जाए, और इसके लिए हमें अभी से निवेश करने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम चिकित्सा बीमा की बात करें तो वृद्धों तक इसकी स्थिति को विस्तारित करना, सभी को ये सुनिश्चित हो पाए, यह सरकार के द्वारा भविष्य में निर्धारित किया जाए। तो अगर ऐसी स्थितियां हो पाएंगी तो हम कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को बेहतर कर पाएंगे भविष्य में। जब भी व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा आगे विस्तारित होती हैं, तो वहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ साथ जो हमारे लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है, अनुकूल सामाजिक कल्याण योजनाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि अलग अलग जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए लोगों के पास कहीं ना कहीं जानकारी होती है। साथ साथ अगर हम देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से हम अपने मानव श्रम को भी बेहतर कर पाएंगे। आप ध्यान रखें, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो अर्थव्यवस्था में वो सही रूप में योगदान कर पाएगा, इसमें हमेशा समस्याएं रहेंगी। अंतिम रूप में हमारे ये जो कथन है वो सरकार की भविष्य की नीति का आधार होगा जनसंख्या के संदर्भ में। अब जनसंख्या नियंत्रण के स्थान पर हमें जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास को तेजी से आगे लाना पड़ेगा। आज के दूसरे आलेख को हम यहाँ पर देखते हैं, टेम्पल स्टैम्पेड ब्रिंग्स फोकस बैक ऑन मेहरानगढ़ ट्रेजेडी। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से 2008 में राजस्थान में जोधपुर में मेहरानगढ़ जो फोर्ट था वहां पर चामुंडा देवी जो मंदिर था वहां पर जो भगदड़ मची थी उसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, और वहां पर आप देखें 216 लोगों की जान गई थी। यहाँ पर आप जोधपुर के इस मेहरानगढ़ फोर्ट को देखें और ये चामुंडा देवी मंदिर है। 2008 में जब ये दुर्घटना राजस्थान में हुई थी तो उस समय राजस्थान में जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इसे अगर हम चोपड़ा आयोग की बात करें तो इनको प्रारंभ में केवल 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देने की बात की गई, लेकिन आगे चलकर इसकी समय सीमा लगातार बढ़ाई गई और अंतिम रूप में आप देखें लगभग 3 साल के बाद यानी 2011 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन अगर आप देखें तो आज 2022 हो रहा है, यानी लगभग 11 वर्ष हो रहे हैं रिपोर्ट के, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और अगर हम राजस्थान में देखें तो पुनः दुर्घटना हुई है जब राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का जो मंदिर है वहां पर जो भगदड़ हुई है उसमें भी एक तरह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो अगर जो घटना 2008 में हुई थी उसकी जांच करने की जो रिपोर्ट आई उसको सही रूप में सार्वजनिक किया जाता, उसको लागू किया जाता, तो शायद इस तरह की जो घटनाएं हुई उनको हम रोक सकते हैं। अगर हम इस सूचना को राजस्थान से अलग हटाकर एक पूरे भारत के स्तर पर देखें तो कई इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, वो चाहे हरिद्वार में हर की पौड़ी में हुई भगदड़ की बात करें, या प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की बात करें, या अगर हम वैष्णो माता के मंदिर की बात करें जहां पर भगदड़ में काफी लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह की घटनाएं किसी एक राज्य में, किसी एक क्षेत्र में सीमित है ऐसा नहीं है, भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है।
तो जनहानि इसके साथ में बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई है। तो इसको रोकने के लिए उपाय क्या हो सकता है? इसके रोकने के लिए उपाय की स्थिति अगर हम देखें तो कुछ सुधार है जिनको प्रमुख रूप से लागू करने की आवश्यकता है। मुख्य परीक्षा में अगर आपके लिए कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधार की बात की जाए या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो ये सामान्य कुछ उपाय जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनको अपनाकर आप यहाँ पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनको काफी हद तक रोक सकते हैं। हम ध्यान रखें, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर 100% आप किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जनहानि हो यह सुनिश्चित करना जरूर संभव है और इसके लिए कुछ सुधार हैं जो अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला अगर हम सुधार देखें तो बुनियादी ढांचे के संदर्भ में है। यानी अगर हम सड़क की बात करें, गलियारे की बात करें, खुला स्थान, मंदिर या कोई भी कह सकते हैं ऐसी जगह जहां पर अधिक भीड़ इकट्ठा होती हो और प्रवेश और निकास की स्थिति, इसके संदर्भ में हमें प्रमुख रूप से काम करने की आवश्यकता है। अगर ये सारी सुविधाएं पर्याप्त रूप में रहें तो जो भी क्षमता है वो एक तरह से मजबूत रहेगी और अधिक संख्या में भी अगर लोग आए तो वहां पर किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावनाएं कम रहती हैं। और आप ध्यान रखें कि अगर सड़क या गलियारे काफी हद तक चौड़े होते हैं या ऐसे स्थान खुले रूप में रखे जाते हैं जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, तो आप ध्यान रखें किसी भी तरह का संपीड़न यानी अगर लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर दबाव बढ़ाती भी है तो वहां पर किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावनाएं न्यूनतम रहती हैं। या प्रमुख रूप से अगर आप बुनियादी ढांचे पर काम एक सीमित रूप में कर रहे हैं तो आपको भीड़ प्रबंधन सही रूप में करना होगा। यानी आपको एक तरह से सुनिश्चित करना होगा कितने लोग किसी भी समय में दर्शन कर रहे होंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति एक साथ एक समय में दर्शन कर पाए ऐसा संभव नहीं है। अगर हम वैष्णो माता के मंदिर में जो दुर्घटना हुई थी उसके संदर्भ में देखें, एक ही समय में दर्शन करने के लिए आप देखें तो कई मार्ग से व्यक्ति वहां पर पहुंचे और इसीलिए दुर्घटना जैसी स्थिति बनी। तो अगर हम बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है या कोई मान लीजिए किले के आसपास का क्षेत्र जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट की अगर हम बात करें, तो आप भीड़ प्रबंधन को एक सही रूप में योजना के रूप में बनाएं और कठोरता से उसका पालन पुलिस तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करें। आप भीड़ की निगरानी करें, निर्धारण और नियंत्रण करें, क्योंकि अगर आप भीड़ की निगरानी प्रारंभिक स्तर पर ही नहीं करेंगे, यानी मान लीजिए जहां पर दर्शन करने की जगह वो यहां पर है और भीड़ यहां से प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने की जगह पर ही नियंत्रण करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि जहां पर लोग दर्शन करने के लिए इकट्ठा हैं वहां पर। कुछ भी गलत होने की स्थिति में एक अच्छी आकस्मिक योजना होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इवैक्यूएशन या निकासी का प्लान, अगर आपको मालूम है कि इस जगह पर किसी तरह की दुर्घटना की संभावनाएं हैं, कहां कहां पर आपके इमरजेंसी एग्जिट है यानी आपातकालीन निकास की व्यवस्था है, यहाँ पर जब हम आकस्मिक योजना की बात करते हैं, इवैक्यूएशन की बात करते हैं, तो भीड़ प्रबंधन करने के लिए जो उत्तरदायी हैं, अगर मान लीजिए पुलिस का तंत्र उत्तरदायी है, तो उनको एक तरह से पूरी तरह से यह सूचना होनी चाहिए कि कहां पर आपातकालीन निकास की स्थितियां हैं, जिससे कि बीच में जो भीड़ का दबाव है उसको रोका जा सके। तो इस तरह से आपातकालीन रूप में लोगों को जहां पर भीड़ अधिक हो गई है या दुर्घटना हो सकती है वहां से हटाने का एक तंत्र होना चाहिए। भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर सिमुलेशन की बात करें, यानी किसी भी जगह पर भीड़ कितने व्यक्तियों की हो सकती है अधिकतम, उस आधार पर कंप्यूटर में एक मॉडल बनाकर एक तरह से ऐसे प्रयोग किए जाएं कि अगर ये संख्या बढ़ती है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और उससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल हैं जिनका उपयोग करके किसी भी जगह पर भीड़ नियंत्रण की स्थितियों को वास्तविक स्थितियों में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए जो परीक्षण है वो कंप्यूटर पर अलग अलग रूप में करने की आवश्यकता है। जहां पर भी इस तरह की भीड़ इकट्ठा होने की संभावनाएं है भविष्य में, उसका पहले ही कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से प्रयोग हो चुका हो कि अगर भीड़ अनियंत्रित होती है तो कैसे उसको नियंत्रित किया जाएगा। इसी के साथ साथ यह भी एक सुझाव दिया जाता है कि वास्तविक समय में प्रमुख रूप से भीड़ में कितने व्यक्ति अधिकतम हो सकते हैं, आप इसका एक तरह से गणना करें और इसके लिए जो भी आपके पास तात्कालिक साधन है उनका उपयोग करें। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या वहां पर कितनी पहुंच सकती है, अगर ये आपके पास अनुमान है और आप देख रहे हैं कि लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं और आपकी योजना के अनुसार जितना आप मान रहे हैं कि अधिकतम व्यक्ति आने चाहिए, मान लीजिए आपको लग रहा है कि 100 व्यक्ति किसी एक गलियारे में होने चाहिए और 100 से ज्यादा मान लीजिए 120 या 130 हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत आपातकालीन जो व्यवस्था है वो अपनाएंगे और लोगों को वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए अधिकतम भीड़ की स्थिति क्या हो सकती है इसके बारे में वास्तविक समय में हमें गणना करके आंकड़े रखने पड़ेंगे। और इस तरह की गिनती करने के लिए अगर हम देखें तो ड्रोन का भी बड़े पैमाने पर एक तरह से उपयोग किया जा सकता है और ये भी हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। अलग अलग जिन उपायों की हमने चर्चा करी, अगर इनको अपनाया जाए तो किसी भी जगह पर जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है, किसी भी जगह पर दर्शन के लिए या अन्य रूप में, तो वहां पर भगदड़ की जो स्थिति है
उसको होने से एक तरह से हम बचा सकते हैं। आज का अगला आलेख हम देखते हैं, नो होल्ड्स बैर्ड। प्रमुख रूप से अगर हम इस आलेख में देखें तो भारत के द्वारा एक आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत का साथ दे रहा था, उसको चीन के द्वारा तकनीकी आधार पर एक तरह से रोक दिया गया है। यहाँ पर भारत का प्रयास यह था कि जैसे मोहम्मद आतंकवादी समूह के उप प्रमुख रऊफ असगर को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए। इसके लिए अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की 1267 जो समिति की लिस्टिंग थी, वहां पर भारत के द्वारा प्रयास किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन चीन के द्वारा तकनीकी रूप से इसको एक तरह से होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया, तो यह प्रस्ताव आगे नहीं जा पाया। भारत के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को आतंकवादी वैश्विक स्तर पर घोषित कराने का प्रयास होता है तो यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी अगर हम देखें तो चीन के द्वारा यह प्रयास किए गए हैं और उन्होंने वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की हमारी स्थितियों पर कहीं ना कहीं एक तरह से पानी फेरा है। इसमें अगर हम देखें तो लश्कर तैयबा का जो प्रमुख है अब्दुल रहमान मक्की, उसको भी हम वैश्विक आतंकवादी घोषित कराना चाहते थे, लेकिन चीन के द्वारा यहाँ पर भी एक तरह से विरोध किया गया और वो प्रस्ताव आगे नहीं हुआ। तो इस रूप में आप देखें तो भारत चीन के जो संबंध हैं वो आर्थिक रूप में जरूर मजबूत हुए हैं, कोविड के बाद स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें तो गलवान घाटी का जो मुद्दा हुआ है और लद्दाख में भारत और चीन के बीच में अभी भी विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं, भारत चीन को लेकर जो संबंध की स्थितियां हैं वो लगातार निचले स्तर पर जा रही हैं। यहाँ पर एक विवाद और अगर हम देखें तो चीन के द्वारा सैटेलाइट ट्रैकिंग करने के लिए उनका एक जो जहाज है वो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाला हुआ है। इसको लेकर भी भारत ने एक तरह से अपना चीन के साथ विरोध दर्ज कराया है। तो इस रूप में जैसे जैसे अलग अलग परिणाम दिख रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन संबंधों को मजबूत करने के प्रयास नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत विरोध की स्थितियां वो सामने ला रहा है। तो यहाँ पर भारत के सामने विकल्प क्या है, क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई हमारी सबसे बड़ी कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर एक लड़ाई है, क्योंकि सीमा पर आतंकवाद से हम बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। हमारे पास सबसे पहला विकल्प यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की स्थिति को हम लगातार बनाए रखें। जैसे अगर हम किसी आतंकवादी को एक ग्लोबल टेररिस्ट वैश्विक आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं तो उसमें सह प्रायोजक एक तरह से होने चाहिए, यानी इसमें स्पॉन्सर होने चाहिए, कौन लोग इसको प्रायोजित करते हैं। जैसे अगर हम वर्तमान प्रस्ताव की बात करें तो भारत के साथ यूएसए था। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बात करें तो 15 में से 14 सदस्यों ने इसका अनुमोदन किया, केवल चीन ने विरोध किया जो स्थायी सदस्य हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सह प्रायोजक हैं, जो कोई स्पॉन्सर है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। यहाँ पर हमने केवल यूएसए को साथ में लिया था, तो आगे हम दोबारा अपने प्रस्ताव ला सकते हैं जहां पर हम सुरक्षा परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को सह प्रायोजक बनाएं। इससे प्रस्ताव के पास होने की संभावनाएं बढ़ पाएंगी। ये आप ध्यान रखें। अगर हम 1267 समिति की प्रक्रियाओं की बात करें तो इसको बदलने के लिए एक तरह से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समिति के माध्यम से किसी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाता है। भारत के द्वारा इस समिति की प्रक्रियाओं में परिवर्तन ये किया जा सकता है कि एक देश अगर मान लीजिए सहमत नहीं भी है तो उसको अलग करके हम किसी भी महत्वपूर्ण आतंकवादी को अगर सूची में डालना चाहते हैं, वैश्विक सूची में, तो वो निर्णय एक तरह से आगे हो, उसे वापस न लिया जाए। क्योंकि आप देखें 15 में से केवल चीन ने विरोध किया है, तो भारत 1267 जो समिति है जो इस तरह के आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने पर विचार करती है, उनको लिस्टिंग करती है, उसके लिए हम उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करा सकते हैं। तो इस पर भी भारत भविष्य में काम कर सकता है। इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर सुझाव दिया गया है, चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उनकी स्थितियों में खुली बातचीत एक तरह से आगे बढ़ाई जाए। यदि हम आतंकवाद की बात करें तो वैश्विक स्तर पर चीन और पाकिस्तान दोनों इसका विरोध करते हैं, ये अलग बात है। अप्रत्यक्ष रूप में वो उसको समर्थन देते हैं। पाकिस्तान की भूमिका इसमें सभी जानता है। अगर हम वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी अगर हम बात करें FATF, इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल है। इस ग्रे लिस्ट में जो FATF शामिल करता है तो प्रमुख कारण ये रहता है कि जिन देशों पर आतंकवाद को वित्त पोषित करने के एक तरह से आरोप होते हैं या माना जाता है कि ऐसी प्रक्रियाएं वो करते हैं और अवैध धन हस्तांतरण को आगे बढ़ाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ एक तरह से FATF कार्रवाई करता है और उनको ग्रे लिस्ट में डालता है। तो पाकिस्तान भी इस लिस्ट में है। तो पाकिस्तान को इस लिस्ट से अगर हटना है तो आतंकवादियों को वैश्विक स्तर पर जो हम एक तरह से घोषित कराने का प्रयास करा रहे हैं ग्लोबल टेररिस्ट, उसमें वो समर्थन दे या उन प्रक्रियाओं को एक तरह से आगे बढ़ाने में मदद करे। और यही काम हम चीन के साथ भी एक तरह से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चीन की बात करें तो चीन पाकिस्तान के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरफ से प्रयास कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने की प्रक्रियाओं में भारत कुछ प्रयास करता है तो पाकिस्तान को जो भी एक तरह से अलग अलग प्रतिबंध लगने की स्थितियां बन रही हैं आर्थिक रूप में, वो एक तरह से नहीं होंगी। तो ये चीन का जो प्रयास हो उसको कहीं ना कहीं एक समर्थन होगा।
तो ये प्रक्रियाएं तभी होंगी जब भारत के द्वारा किसी व्यक्ति को आतंकवादी वैश्विक स्तर पर घोषित करने का जो प्रस्ताव है उसमें इनका समर्थन रहेगा चीन और पाकिस्तान का। इस रूप में हम बातचीत का एक जो मार्ग है वो भी देख सकते हैं कि उसके लाभ किस रूप में होते हैं। आतंकवाद को अगर हम रोकने के प्रयास जो कर रहे हैं उसमें इनके समर्थन के रूप में। वैश्विक रूप में सभी देश आतंकवाद के विरोध की बात करते हैं और इसी एक तरह से तथ्य को हम चीन और पाकिस्तान के साथ उपयोग करके आतंकवाद के अपने नियंत्रण करने के जो उपाय हैं उनमें आगे बढ़ सकते हैं। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं, नेवर एंडिंग फाइट। इस आलेख में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो आईपीसी की जो धारा 295 है उसका हवाला दिया गया है और इस धारा में प्रमुख रूप से प्रावधान ये है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने के लिए अपराध एक तरह से बनता है और इसके संदर्भ में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर केस प्रमुख रूप से ये है, अगर हम दक्षिण के सुपरस्टार सुरैया की बात करें और डायरेक्टर टीजे गनेवल की बात करें तो उनकी एक प्रसिद्ध फिल्म है जय भीम, जिसमें अगर हम देखें तो अलग अलग जातियों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है उसको प्रमुख रूप से दर्शाया गया है और इस आधार पर कुछ जातियों का ऐसा आरोप है कि एक जाति के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के लिए एक तरह से प्रयास किया गया है और इसी आधार पर अगर हम देखें तो जय भीम के जो एक्टर हैं सुरैया और डायरेक्टर दोनों के खिलाफ एक तरह से एफआईआर की स्थिति बनी। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें 295 धारा ये कहती है कि आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर अगर आप काम करते हैं। लेकिन अगर हम इस फिल्म की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो जाति संघर्ष है उसको दिखाया गया है। यहाँ पर जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं है, जैसा वन्यार समुदाय का आरोप है कि उनका अपमान हुआ है और इस फिल्म के माध्यम से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। हम ध्यान रखें 1957 में संविधान पीठ ने धारा 295 की व्याख्या इस रूप में की थी कि केवल धर्म के अपमान के गंभीर रूप को दंडित करता है, यानी किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से अगर कुछ किया जाता है तभी आप इस धारा के अंतर्गत दंडित करने की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं। सामान्य रूप में अगर व्यक्ति या व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है किसी मूवी के माध्यम से किसी अन्य रूप में, तो उसको आप इस धारा के माध्यम से एक तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का मामला अगर हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भी था कि उनको एक तरह से एक भगवान के साथ एक इमेज के रूप में एक पत्रिका में दिखाया गया था और उनके खिलाफ भी आपराधिक शिकायत एक तरह से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हस्तक्षेप करते हुए उसको रद्द कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही स्थिति बन रही है। तो किसी भी तरह से यहाँ पर किसी की भावनाओं को भड़काने का प्रयास नहीं था, केवल प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो अलग अलग जातियों के जो संघर्ष की स्थिति है उसको जय भीम मूवी में दिखाने का प्रयास किया गया था। अगला आलेख अगर हम देखें तो भारत में जितने भी आपके सीवर हैं या सेप्टिक टैंक हैं उनकी सफाई करने के लिए जो सफाई कर्मी काम करते हैं, 2017 के बाद का आंकड़ा यह कहता है कि 351 व्यक्तियों की यह कार्य करते हुए मृत्यु हुई है। उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख रूप से सुधार किए गए हैं। अगर हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने सीवर और सेप्टिक टैंक में जो सफाई कर्मी काम करते हैं उनके लिए सर्वेक्षण करने की बात की है और उनका कहना है कि राष्ट्रव्यापी रूप में यह सर्वेक्षण किया जाएगा कि ऐसे लोग कहां और कितनी संख्या में काम करते हैं। हम ध्यान रखें यह गणना प्रमुख रूप से 500 जो हमारे अमृत शहर हैं, मतलब जो शहर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल है, वहां पर आयोजित किया जाएगा। और केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश यह है कि एक जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता के जो श्रमिक हैं उनके पुनर्वास की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए और यह योजना है नमस्ते नाम से। नमस्ते मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। आप ध्यान रखें 2007 में हाथ से मैला ढोने को लेकर जो पुनर्वास की योजना है वो सरकार ने शुरू की है, जिसको हम SRMS योजना कहते हैं, यानी स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। 2007 में ये योजना जो शुरू थी उसमें इस योजना को सरकार आगे चलकर मिला देगी। नमस्ते योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप में प्रारंभ की जा रही है। तो महत्वपूर्ण है आप ध्यान रखें कि यह जो नमस्ते योजना है, नमस्ते मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम, इस योजना को प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये दोनों मंत्रालय एक तरह से प्रारंभ कर रहे हैं मिलकर, ये आप ध्यान रखें। उद्देश्य क्या है? असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की जो सफाई है उस प्रथा को खत्म करना। अब नमस्ते योजना में सरकार का प्रस्ताव क्या है? सरकार का प्रस्ताव यह है कि योजना के तहत लाभ में 15 लाख तक की लागत वाली स्वच्छता की जो मशीनरी है उसमें 5 लाख की पूंजीगत सब्सिडी सरकार देगी और ऋण पर ब्याज में सब्सिडी भी देगी। यानी 15 लाख की मशीन है,
5 लाख की सरकार छूट देगी। तो बचा हुआ जो 10 लाख है वो अगर आप ऋण से प्राप्त करते हैं तो उसमें जो ब्याज होगा उस पर सरकार सब्सिडी देगी। और यह सब्सिडी एक तरह से क्या होगी कि जो ब्याज आपसे लिया जाएगा 10 लाख पर वो 4 से 6% के बीच में रहेगा। तो इस रूप में सरकार की कोशिश ये है कि इन सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए जो भी एक तरह से मशीनें हैं उनको बड़े पैमाने पर एक तरह से लेने की प्रक्रियाएं की जाएं और मानव एक तरह से जो इसमें कार्य करते हैं सफाई के लिए उनकी प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए, तो मशीनों के माध्यम से वो कार्य कर पाए। ये प्रक्रिया सरकार नमस्ते योजना के माध्यम से करेगी। आज के अंतिम समाचार को देखते हैं। यह भी सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिसमें प्रमुख रूप से भिखारियों के पुनर्वास की स्थितियों को मजबूत करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं और इसके लिए हमारी कोशिश ये है कि भिखारियों की स्थिति को थोड़ा सा सुधारा जाए। और इसके लिए भारत में 75 जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर भीख मांगने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास करने के लिए स्माइल 75 नाम की योजना शुरू की जाएगी। आप ध्यान रखें, सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक पहल स्माइल नाम से पहले ही चल रही है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस योजना में सरकार के द्वारा 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर हम स्माइल 75 की बात करें तो इसे वर्तमान में जो स्माइल योजना संचालित हो रही है उसी के एक भाग के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। और स्माइल 75 में प्रमुख रूप से सरकार की कोशिश क्या है कि जो लोग भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं उनको एक तरह से कल्याणकारी स्थितियों में लाया जाए, उनका पुनर्वास किया जाएगा, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान उनके लिए किया जाएगा, उनको अलग अलग परामर्श की सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि भीख मांगने की स्थिति से अलग हटकर वो जीवन में आगे बढ़ पाएं। जागरूकता फैलाई जाएगी जैसे कि लोगों के द्वारा भीख को प्रोत्साहित न करना, जो भी भीख मांगते हुए दिखे उन्हें सरकारी तंत्र तक पहुंचाना जिससे कि भीख मांगने की प्रक्रिया को रोका जा सके। शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य प्रकार की जो सरकारी कल्याण के कार्यक्रम है उनको भी एक तरह से स्माइल 75 में शामिल किया जाएगा जिससे कि भिखारियों के भविष्य में आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान को किया जा सके। आज के समाचार विश्लेषण की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में जनसंख्या सुधार के लिए भविष्य की कार्य योजना को बताते हुए इसमें हुए सुधारों को भी गिनाएं। 150 शब्द में 10 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के संबंध में बताएं। कुछ जो आंकड़े दिए गए वो आप बता सकते हैं भारत के लिए। मुख्य भाग में प्राप्त सकारात्मक तथ्यों को बताएं जो सरकार ने एक तरह से जनसंख्या सुधार में प्राप्त किए हैं, जैसे प्रतिस्थापन दर से नीचे के स्तर पर पहुंचना, वर्तमान समस्याएं क्या हैं और भविष्य के लिए जनसंख्या में सुधार के लिए किस रूप में सरकार को काम करना है। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के स्थान पर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि प्राथमिकता होगी। दूसरा प्रश्न, विगत वर्षों में भारत में भगदड़ की समस्या लगातार जनहानि के लिए उत्तरदायी रही है। भगदड़ की समस्या के समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करें। 150 शब्द 10 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, विगत वर्षों में भारत में भगदड़ की घटनाओं को बताएं, जैसे आप 2008 में मेहरानगढ़ फोर्ट की घटना बता सकते हैं, वर्तमान में खाटू श्याम की घटना या वैष्णो माता के मंदिर में जो घटना हुई है वो आप उल्लेख कर सकते हैं। मुख्य भाग, सुधार के लिए निम्न उपाय बताएं। अवसंरचना विकास, भीड़ प्रबंधन योजना, आपातकालीन निकास व्यवस्था, कंप्यूटर सिमुलेशन जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं वास्तविक समय में भीड़ की गिनती के किसी भी साधन का उपयोग करें ताकि घटना की योजना के अनुसार प्रकट न होने की स्थिति में उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। ये हमारा 13 अगस्त 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप IAS को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपने साथी अभ्यर्थियों को भी बताएं। धन्यवाद।